नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, बहुत आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर 2019 का आप प्रैक्टिस जो हिंदी का है वो करवा दीजिए। तो चलिए, मैं 2019 का टीटी का जो आया हुआ एग्ज़ाम पे जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से संबंधित, मैं उसको कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं। ये 1 से 5 तक के लिए होगा, लेकिन ये सभी में इंपॉर्टेंस होता है दोनों के लिए, तो दोनों वाले देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से था, इसमें पठन सीखना एक इंटरैक्टिव अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, केवल सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, या फिर कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, केवल कई तरह के लोग शामिल होते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर था, व्यापम द्वारा लिया गया था, वो था ऑप्शन बी था, कई तरह के लोग शामिल होते हैं और सामग्री के स्रोत होते हैं। ऑप्शन बी। मैं यहाँ पे वही ऑप्शन बताऊंगा जो व्यापम द्वारा फाइनल लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में इसमें से रमणीक, देखिए रमणीक बोला है, रमणीक का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है उसको बताना है। रमणीक का पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 है, समीरण जो है रमणीक का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रम्य, सुहावना या फिर मनोहर, ये तीनों उसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर के प्रश्न पे। पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण है, मतलब कौन सा विकास कौशल या फिर कौन सा कौशल का विकास करता है। भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से, बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने एवं कल्पना शक्ति विकसित करने की दृष्टि से, कहानी के पात्रों के भावों के संपर्क में आने से, स्वानुभव का विस्तार करने की दृष्टि से। उपयुक्त तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, उपयुक्त तीनों सही है। तीनों की दृष्टि से यहाँ पर पंचतंत्र की कथाएं सुनाई जाती है। पंचतंत्र की कथा किन्होंने लिखा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं है, जितना ज़्यादा कमेंट पे लिखेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को याद हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान नहीं देते हैं। आप कमेंट कीजिए, आपका याद होता जाएगा। मैं अपने लिए कमेंट करने नहीं बोलता हूँ, कमेंट आपको अपने लिए करना है। तो आइए अगले देखते हैं। तद्धिक प्रत्यय कहाँ लगता है। तद्धिक प्रत्यय कहाँ लगता है, क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, धातु के अंत में, या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 34 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञा के अंत में लगते हैं। तद्धिक प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय मतलब अंत में, है ना। प्रत्यय अंत में ही लगते हैं, लेकिन किसके अंत में लगते हैं, तो संज्ञा के अंत में लगते हैं, उनको तद्धिक प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धिक प्रत्यय कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, पढ़ना क्या है ना, पढ़ना क्या है, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, भाषा अधिग्रहण का एक साधन है, अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल समस्यात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होता है। उपरोक्त तीनों सही है। इसका जो सही आंसर है 35 का, वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त तीनों सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, ए बी सी तीनों ही सही है। आगे देखते हैं 36 नंबर के प्रश्न। प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त है। न जो अपव्यय होता है, प्रश्नवाचक अपव्यय जो न होता है, वो कहाँ पे प्रयुक्त होता है। वाक्य के आरंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, या फिर उपयुक्त तीनों पे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, वाक्य के अंत में उपयोग होता है। देखिए, किस तरह से प्रश्न पूछा था आपका व्यापम, है ना। इसी तरह से गहराई पे जाकर आपको पढ़ना होगा। इस बार भी अगर गहराई पे नहीं पढ़े तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इस तरह से हिंदी पे भी पूरे गहराई पे जाकर पढ़ना पड़ेगा। भाषा सीखने का वह मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। देखिए, जो मैं बोला था, ये इसको 1-2 दिन पहले मैंने कराया था, LSRW। ठीक है, LSRW। ठीक है, एल का मतलब लिस्टनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, आर का मतलब रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। ठीक है, लिस्टनिंग मतलब सुनना, ठीक है, जहाँ पे सुनना रहेगा। ठीक है, ये लिस्टनिंग का मतलब सुनना, है ना। स्पीकिंग का मतलब बोलना। ठीक है, ये क्रम है उसका, LSRW क्रम लिख लीजिएगा। ठीक है, सुनना, बोलना, फिर रीड मतलब पढ़ना, फिर राइट मतलब लिखना। तो देखिए, ये क्रम हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। LSRW लिख के रख लीजिएगा। लिस्टनिंग, स्पीकिंग,
रीडिंग फिर राइटिंग, ठीक है, ये होता है। मैंने पिछला वीडियो में भी ये करा दिया है। आगे देखते हैं आपके 37 नंबर प्रश्न पे 37 के बाद अगला आते हैं 38 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 38 नंबर प्रश्न इस तरह से है, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? ये कर लीजिएगा, रचना के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार, है ना, हिंदी भाग के आधार पर, ये सभी पूछता है, ठीक है। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 7? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 है। रचना के आधार पर आपके 3 यहाँ पे व्यापम द्वारा 3 आंसर लिया गया था, ठीक है, जिसको आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो होते हैं 3, उन्हीं को लिया गया था। आगे देखते हैं, स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? बोलना, लिखना, पढ़ना, उपयुक्त तीनों। देखिए 39 का जो सही आंसर है, स्कूल जाने से बच्चे पहले बोलना सीख चुके होते हैं, लिखना नहीं जानते हैं और पढ़ना भी नहीं जानते हैं। ये दोनों काम स्कूल में करते हैं, बोलना पूरी तरह से सीख चुके होते हैं, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न पे आते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और संध्या तारा भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों के प्रयोगों के अर्थ वैभिन्न को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा? मात्रा, संदर्भ की दृष्टि से, मात्रा बोध की दृष्टि से, संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से, या इसमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, संदर्भ एवं बोध की दृष्टि से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। देखिए किस तरह से व्यापम आंसर मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ कहाँ जाकर पूछ रहा है, उसी तरह से आप वहीं पे पढ़ लीजिएगा, उसके आसपास पढ़ लीजिएगा, उन्हीं चैप्टरों को पढ़िएगा जहां से ये प्रश्न उठाता है। देखिए आगे 41 नंबर प्रश्न बोला है, पतंग शब्द का अनेकार्थक है, चिट्ठी, सूर्य, चमक या चेष्टा। देखिए तो पतंग किसको कहा जाता है? पतंग आपके सूर्य को भी कहा जाता है, कीड़े को भी कहा जाता है, ठीक है, और पतंग जो आपका उड़ता है उसको भी पतंग कहा जाता है, ठीक है, ये भी पतंग होता है। आपके कीड़े को भी पतंगा कहा जाता है और आपके सूर्य को भी पतंग कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर का प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने, ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर के, देखिए मैंने ये सब चीज करा दिया है, आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे बोला है ओंठों की स्थिति के आधार पर बोला है, ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, ठीक है, ओंठों के स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। इन सबको पढ़ लीजिएगा, पिछला वीडियो पे जाकर जो नहीं देखे हैं देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं फटाफट। परात किस भाषा का शब्द है? देखिए जो परात शब्द है, चीनी, देशज, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुर्तगाली। परात जो है क्या है? पुर्तगाली है। इन सभी भाषाओं से पुर्तगाली शब्द पढ़ लीजिएगा, फारसी शब्द पढ़ लीजिएगा, चीनी शब्द पढ़ लीजिएगा, इनको पूछता ही है। तुर्की शब्द पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब पढ़ के जाइएगा, वहां से प्रश्न 2 नंबर का पूछता ही है। किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत के संबंध माना है? गियर्सन, गार्सा द तासी, जॉन बीम्स या फिर जॉन लुइस? इसका जो सही आंसर है 44 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन सी है, जॉन बीम्स ने है ना, जॉन बीम्स ने इसको माना है, ठीक है। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? बोली भाषा या फिर प्रादेशिक भाषा या फिर राजभाषा? तो बच्चा परिवार में जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। माँ की भाषा सबसे पहले सीखता है, इसलिए उसको मातृभाषा कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, जो होगा आपका 46 होगा। अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस, जो जिसको LAD कहना उचित होता है, उपयुक्त कथन है, सही है, आंशिक सही है, गलत है या फिर आंशिक गलत है? 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है? इस तरह के जो कहा जाता है वो आंशिक सही नहीं, बिल्कुल सही है। विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? देखिए विद्या में प्रवीण, जो विद्या में प्रवीण है ना, में कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, में बोला है, इसमें में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, देखिए 47 का, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण में पर, अधिकरण में पर आता है ना, अधिकरण में आता है, तो विद्या में प्रवीण, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विद्या अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? में आता है, तो है ना, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं 48 पे आते हैं। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या फिर संबंध कारक? देखिए तुलसी के वास्ते ही, है ना,
क्या बोला गया है, तो इस प्रश्न को क्या कर दिया गया था, व्यापम ने इसको विलोपित कर दिया था, ठीक है, व्यापम इसको विलोपित कर दिया था, ठीक है, असमंजस में था, ठीक है। आगे देखिए, मुहावरे के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, जो सही है उसको बताना है। यह स्वतंत्र वाक्य होता है, इसका क्षेत्र लोकोक्ति के तुलना में व्यापक होता है, सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा अथवा चीर सत्य से होता है, यह वाक्यांश होता है। इसका जो सही आंसर है वह आपका डी है, यह वाक्यांश होता है, ठीक है, वाक्य नहीं होता है, यह वाक्य का एक टुकड़ा होता है। मुहावरा जो है वाक्य का एक टुकड़ा होता है, लोकोक्ति वाक्यांश होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके 50 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन, सर्वनाम, विशेषण या फिर कारक, तो उसे कहा जाता है वचन कहा जाता है। जिससे संख्या का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कहा जाता है ना, तो उससे वचन का, संख्या का ज्ञान होता है ना, कितना है, तो वह वचन है। क्या है, वचन है, जहां संख्या का ज्ञान होता है, बोला है, ठीक है। इस तरह से भी पूछ सकता है। देखिए कितना गहराई से जाकर पूछा है व्यापम। निम्नांकित में से कौन सा कथन अपठित गद्यांश के संदर्भ में गलत है। अपठित गद्यांश विषयक कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। दिए गए अपठित गद्यांश के कुछ अंशों के भाव स्पष्ट करने संबंधित प्रश्न भी सामान्यतः पूछे जाते हैं। यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए करके। देखिए इसमें क्या गलत है बोला था, ठीक है। जो गलत है तो वो शीर्षक कैसा होना चाहिए, जो अपठित गद्यांश में दिया रहता है उसी से संबंधित शीर्षक होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, मनुष्य को सदा मनुष्य ही होना चाहिए। ये पूरा पढ़ लीजिएगा पॉज करके, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नांकित में से कौन सा है। मनुष्यत्व, देखिए मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यता की चरमावस्था है, फिर उपयुक्त तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन से नंबर का है, 42 नंबर का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों सही है, ठीक है। यहाँ पे तीनों को लिया था व्यापम ने, उपरोक्त तीनों सही है करके, ठीक है। अब देखते हैं 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है। स्मृति की सक्रियता, अर्थ की रचना, बीच में टोकने पर नियंत्रण, उपरोक्त तीनों, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों था। यहाँ पे क्या था, उपरोक्त तीनों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उल्लंघन का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन लंघन, उ धन लंघन, या फिर उतः धन लंघन, या फिर उत पूरा वाला तरह रहेगा धन लंघन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊ आधा त हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 55 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। निम्नांकित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। उपसर्ग कौन से हैं, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय तो जानते ही हैं, उपसर्ग किसको बोलते हैं, प्रत्यय किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होता है। अवज्ञा, उपवन और परिजन, ठीक है, जो सामने पे लगते हैं, जैसे यहाँ पे अ लगा है, यहाँ पे उप लगा है और यहाँ पे परि लगा है, ठीक है। तो ये पूरा ये डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेहनत कोई करे लाभ कोई और उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है। देखिए, है ना, मेहनत कोई और करता है, इसका जो लोकोक्ति इस पर, एक अनार 100 बीमार, अंधा पीसे कुत्ता खाए, अपनी करनी पार उतरनी, हाथ सुमिरनी बगल कतरनी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, अंधा पीसे कुत्ता खाए, है ना। मेहनत कोई और करे और खाए कोई और, है ना। मेहनत आप कर रहे हो और कोई और उसका फल लेने के लिए आ जाएगा, हिस्से मेरे को भी दो करके अपने हिस्सेदारी मांगने आ जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर के प्रश्न पे पहुंचते हैं। 58 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, 57 भी है, माफ कीजिएगा। 57 इस तरह से है, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है। जो लौट कर आता है, अतिथि, आगत, प्रत्यागत या फिर अनागत। जो लौट कर आता है उसको प्रत्यागत कहा जाता है, आगत नहीं कहा जाता है। जो ऐसे ही आता है उसको आगत कहा जाता है, जो बिन बुलाए आता है उसको अतिथि कहते हैं, जो और मतलब आ जाता है उसको आगत कहते हैं, और प्रत्यागत जो लौट कर आता है, ठीक है, उसको प्रत्यागत कहा जाता है, ठीक है। अनागत जो आता ही नहीं है उसको अनागत कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 58, संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। यह वाक्य निम्नांकित में से किस
प्रकार का है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इसमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन सी है। ये वाक्य भी पढ़ लीजिएगा, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या क्या होते हैं पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर के आता ही है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इसमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है आपका नाम धातु। संज्ञा या विशेषण से जो बनता है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पे आते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा है कौन सा? पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, छोटा नागपुर में लोहे के भंडार हैं, कमरे में 4 खिड़कियां हैं, भाव की सजावट अच्छी है। क्या पूछा है? भाववाचक। ठीक है, तो भवन की सजावट अच्छी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भवन की सजावट अच्छी, ये भाव है, यहाँ पर अच्छे होने का भाव है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे शिक्षक भर्ती के समय भी। तो नोटिफिकेशन जल्दी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।